उस दिन हल्की बारिश हो रही थी। मैं अपने घर के आंगन में खड़ी थी। तब मैंने गुलाबी रंग की नाइटी पहनी हुई थी और बारिश की बूंदों ने मेरे बालों को भौं दिया था। उस समय मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी सादगी और सुंदरता निखर करके सामने आ रही है। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। तब जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरा दामाद खड़ा था। उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हैं। आज तो आप सांस लग ही नहीं रही हैं। तब उसके इस शब्दों से मैं थोड़ी सी शर्मिंदा हो गई। उस समय मेरे और मेरे पति के बीच थोड़ा तनाव चल रहा था। मैं उनके साथ खुश रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे उनसे वह संतुष्टि नहीं मिल रही थी जो मैं चाहती थी। एक बार मैंने पति के लिए कमरे को सजाया था, लेकिन उस रात पति के बजाय दामाद कमरे में आया। आते ही उसने धीरे से मुझसे कहा, उम्र के साथ मैंने दो बातें समझी हैं, आपकी सुंदरता और आपका कोमल दिल। यह कहकर उसने मेरा हाथ धीरे से पकड़ा और, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। प्लीज कहानी को लास्ट तक सुनिएगा और यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से कहानी सुनाते हैं आपको। मेरा नाम रेखा है और आज मैं आपको मेरे और मेरे दामाद के बीच घटी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रही हूं, जिसे सुनकर आपका बाबूराव डांस करने लगेगा। एक बार मैंने अपने पति के लिए कमरे को फूलों और खुशबू से सजाई थी। उस रात मैं अपने पति का बेसब्र से इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजे की बेल बजी। फिर तुरंत ही मैंने दरवाजा खोला। तब मैं मन में सोच रही थी कि सामने पति होंगे, लेकिन वहां दामाद खड़ा था। उसे देखकर मैं थोड़ी असहज हो गई, क्योंकि मैंने सोचा था कि आज पति को खुश करने के लिए मैंने तैयारी की है। लेकिन सामने दामाद दिखा। तब उसने थोड़ी अजीब नजर से मेरी तरफ देखा। तब मैं जल्दी से अंदर जाने लगी, लेकिन तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और पूछा, सासू, माँ कहाँ जा रही है? मुझे पानी मिलेगा क्या? तब मुझे शर्म आ रही थी, इसलिए मैं जल्दी से अंदर गई और साड़ी पहन ली। फिर बाहर आकर उसे चाय और पानी दिया। उसकी रवि भी मुझ पर वैसी ही थी। फिर उसने पूछा, आज कुछ खास है क्या? शायद मैं गलत समय पर आ गया। मैंने हंसकर कहा, कुछ खास नहीं है, सब ठीक है। फिर मैंने उससे कहा, सच बताऊं तो मैं तुम्हारे ससुर का इंतजार कर रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, अतिथि देवो भव। तब उसके चेहरे पर कुछ समझने का भाव दिख रहा था। फिर मैंने उसे घर की कुछ बातें बताईं कि पति के काम की वजह से उन्हें घर पर समय नहीं मिलता। आज कुछ अलग करने का सोचा था, ताकि पति पत्नी के रिश्ते में ताजगी बनी रहे। इंटरनेट पर एक नई आइडिया देखी थी और उसे आजमाने का सोची थी, लेकिन उसी समय मेरा दामाद पहले ही आ गया और सब कुछ गड़बड़ा दिया। मैं उससे बात कर रही थी, तभी मेरा पति आदित्य अचानक घर आ गए। उसने पहले ही वादा किया था कि वह 1 घंटा पहले आएगा, लेकिन देरी हो गई थी। अगर वह समय पर आता तो वह दामाद को दरवाजे से ही वापस भेज देता। खैर, अब घर में आने पर आदित्य ने दामाद को गले लगाया, लेकिन वह मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। इससे मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसने अपना वादा नहीं निभाया। तब मैं हॉल में बैठकर सोच रही थी और बगल में दामाद भी बैठा था। मेरा ध्यान कहीं और था। तभी उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया, जिससे मैं थोड़ी हैरान हो गई, क्योंकि मेरा मन अभी भी विचारों में उलझा हुआ था। दामाद की अचानक इस रवैया से मैं थोड़ी डर गई थी। फिर उसने मुझसे पूछा, सासू, माँ, आप अकेली क्यों बैठी हैं? फिर मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे सीधे अपने कमरे में ले गई और सजाया हुआ बिस्तर दिखाई देखकर उसने बिस्तर की तारीफ किया। आपने बहुत अच्छा सजाया है। तब मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि मैं क्या दिखाना चाहती थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था, ऐसा मुझे लगा। तब मुझे थोड़ा गुस्सा आया और मैं बाहर निकल आई। फिर उससे बोली, मैं सिर्फ बिस्तर नहीं दिखा रही थी। तब उसने मेरी तरफ देखकर कहा, आपके चेहरे से मुझे सब कुछ समझ आ गया है। आपकी पसंद बिल्कुल सही है। फिर उसने आदित्य के बारे में बात करते हुए कहा, ससुर जी बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्हें आपके जैसी जीवन साथी मिली है। फिर उसने मेरी सुंदरता की तारीफ किया, जिससे मेरा गुस्सा धीरे धीरे कम हो गया। फिर हमने बहुत सारे बातें किया और उसने मुझे बताया कि मैं अपनी समस्याएं उससे शेयर कर सकती हूँ। वह बोला, आप चिंता मत करें, मैं आपके लिए हूँ। उसकी बातें सुनकर मेरा मन थोड़ा हल्का हुआ और मैं अपने कमरे में वापस चली गई। उस रात मैं आदित्य की तरफ पीठ करके सोई थी। अगले दिन रोज की तरह आदित्य नाश्ता करके काम पर चला गया। दामाद अभी भी घर में ही थे।
उसने बताया कि उसे आज 11 बजे ऑफिस जाना है। वह 32 साल का था, लेकिन उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वह बहुत स्मार्ट और फिट है। तब वह नहाकर बाहर आया, लेकिन उसने केवल एक तौलिया लपेटा हुआ था। उसे ऐसे देखकर मुझे थोड़ा हंसी आने लगी, लेकिन दामाद सीधे रसोई में गया और अपने तरीके से सब कुछ तैयार करने लगा। उसका काम देखकर मुझे थोड़ी शर्म आई और एक पल के लिए मैंने खुद को रोका। फिर कुछ समय बाद वह पूरी तरह से कपड़े पहनकर बाहर आया। जब वह बाहर वापस आया तो मैंने उससे पूछा, दामाद जी, क्या आपको किसी काम में मेरी मदद चाहिए? तब उसके साथ होने से घर का माहौल एकदम जिंदा दिल हो गया था। ऐसा मुझे लगने लगा था जैसे अपने किसी खास के पास होने का एहसास हो रहा था। उस दिन ऑफिस जाने से पहले दामाद ने मुझे एक नई सलाह दिया, कैंडल लाइट डिनर की। उसने कहा, सासू माँ, कल मैंने आपका प्लान थोड़ा बिगाड़ दिया था। आज मैं थोड़ा देर से आऊंगा। आप और ससुर जी साथ में समय बिताएं। मैं कहीं भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। उसने मुझे कैंडल लाइट डिनर को रोमांटिक बनाने के कुछ टिप्स भी दिए। उसी समय मैंने आदित्य को फोन किया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। मैंने उसे मैसेज किया, जिसका उसने सिर्फ ओके में जवाब दिया। शाम को मैंने तैयारी भी कर ली थी, लेकिन आदित्य ने पूरे दिन मुझसे कोई बात नहीं किया। फिर भी जब वह जल्दी घर आया तो मुझे खुश हुई। तब वह थोड़ा थका हुआ लग रहा था, इसलिए मैंने उसके साथ खाना खाया, लेकिन उस पर कोई दबाव नहीं डाला। आखिरकार ऐसा नहीं था कि आदित्य के साथ समय बिताने का वह आखिरी दिन होगा। वह थका हुआ लग रहा था, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा और उसे शांतिपूर्वक सोने दिया। उसके सोने के बाद मैं रसोई साफ कर रही थी। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सफेद गाउन पहनकर रसोई में काम कर रही थी। रात के 10 बज चुके थे, लेकिन दामाद अभी तक घर नहीं आया था। मैं उसे फोन करने का सोच रही थी, तभी घर का दरवाजा खुला और वह अंदर आया। मैंने उससे पूछा, आपने खाना खा लिया? उसने बताया, हाँ, मैंने बाहर ही खा लिया। कुछ समय बाद वह अपने कमरे में चला गया और फिर मैं भी अपने कमरे में जाकर सो गई। दिन इसी तरह गुजरते रहे। दामाद का ऑफिस का समय सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक था। वह पूरे दिन काम में मेरी मदद करते थे। दमदजी मेरी हर मदद के लिए हमेशा उपलब्ध रहते थे। वहीं पर मेरा पति आदित्य कभी मेरी मदद के लिए नहीं आता था। दामाद के साथ मेरी बेटी शादी करके बहुत भाग्यशाली थी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वह हर चीज में परिपूर्ण था। एक रात मैं अपने कमरे में आदित्य के कपड़े देख रही थी और उसके कुछ शर्ट धोने के लिए निकाल रही थी। तभी मुझे उसकी पैंट की जेब में एक दिल्ली का टिकट मिला। मैंने उससे पूछा, यह टिकट तुम्हारे लिए जरूरी है? उसने कहा, हाँ, मुझे कुछ दिनों के लिए दिल्ली जाना है। ऑफिस से मुझे यह टिकट मिला है। वहां ऑफिस की पार्टी है। पार्टी की बात सुनकर मुझे लगा कि आदित्य मुझे भी साथ ले जाएगा। मैंने उससे कहा, अच्छा पार्टी है तो हम कब जा रहे हैं? उसने जवाब दिया, तुम क्या बात कर रही हो? पार्टी ऑफिस के कर्मचारियों के लिए है, इसलिए मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता। सपने देखना बंद करो। मैंने ऑफिस के दोस्तों के साथ पार्टी में जाने का फैसला किया है। उसके इस जवाब से मेरे खुशियों को एक पल में धक्का लग गया। फिर आदित्य अगले दिन दिल्ली जा रहा था और वहां 7 दिन रहने वाला था। उसने बताया कि पार्टी 5 दिन तक चलेगी, लेकिन ऑफिस के काम की वजह से 7 दिन वहां रहना होगा। जब वह चला गया तब मैं दामाद के साथ घर में अकेली थी। उसी समय दामाद के ऑफिस में भी पार्टी थी और उन्होंने मुझे अपने ऑफिस की पार्टी में ले जाने का फैसला किया। दूसरी तरफ मेरा पति मुझे कहीं भी ले जाने के लिए तैयार नहीं था और दूसरी ओर मेरे दामाद थे, जो मेरी हर इच्छा का मान रखते थे। उन्होंने मुझे अपनी पार्टी में ले जाकर मुझे बहुत अच्छा महसूस कराया। पार्टी में वे मुझे ऐसे ले जा रहे थे जैसे मैं उनकी प्रेमिका हूं। पार्टी शुरू होने से पहले एक पुरस्कार वितरण समारोह था, जिसमें दामाद को बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए पुरस्कार मिला। उन्होंने पुरस्कार स्वीकारते समय मुझे अपने साथ स्टेज पर ले गए। उस रात पार्टी से घर लौटते समय मैंने उनसे पूछा, दामाद जी, आपने मुझे पार्टी में क्यों ले गए? उन्होंने उत्तर दिया, सासू माँ, आप बहुत सोच सोती हैं। पार्टी सिर्फ कर्मचारियों के लिए नहीं होती, हमें अपने परिवार को भी साथ लेकर जाना चाहिए। उनका उत्तर मुझे समझ में आया। फिर मैं अपने कमरे में कपड़े बदलते समय उनके बारे में सोचने लगी, लेकिन मेरे ड्रेस का हुक खुल नहीं रहा था। आदित्य उस दिन घर पर नहीं था और मैं सोच रही थी कि मदद के लिए किसे बुलाऊं।
तभी दामाद अचानक मेरे कमरे में आए और उन्होंने मेरे ड्रेस का हुक खोल दिया। फिर वे बाहर चले गए। कुछ समय बाद बाहर आकर मैंने उनसे पूछा, दामाद जी, कोई समस्या नहीं हुई? वे हंसते हुए बोले, सासू माँ, गर्मी बहुत बढ़ गई है और मेरे कमरे का एसी बंद हो गया है। अब रात में बिना एसी के कैसे सोऊंगा? घर में 2 ही एसी थे, एक मेरे कमरे में और एक गेस्ट रूम में। दामाद ने बताया कि उसके कमरे का एसी खराब हो गया है, इसलिए मैंने उन्हें अपने कमरे में सोने को कहा। उस रात दामाद मेरे बिस्तर पर सोए। आज आदित्य की जगह उन्होंने लिया था। मुझे रात भर नींद नहीं आई और मैं बहुत असहज महसूस कर रही थी। अगले दिन दामाद की छुट्टी थी और घर का राशन खत्म हो गया था। मुझे बाहर जाकर राशन खरीदना था, लेकिन आदित्य ने पैसे नहीं दिए थे। जब मैंने खाना बनाने का सोची तो कुछ ही चीज थी और कुछ खत्म हो गई थी। मेरे पास पैसे भी नहीं बचे थे। मैं आदित्य को फोन करने का सोच रही थी, तभी दामाद ने मुझे रोका। उन्होंने कहा, अब मैं भी इस घर का सदस्य हूं। इस साल का राशन मैं भरता हूं। आज दोपहर का खाना हम बाहर ही खाएंगे। तब मैंने उनकी बात मानी और तैयार होकर कुछ समय बाद बाहर गए। सबसे पहले दामाद ने मुझे एक होटल में खाना खिलाया। खाना खाकर हम मॉल में खरीदारी के लिए गए। मॉल में मुझे जो चीजें पसंद आई वे सभी दामाद ने मुझे दिलाई। राशन के अलावा मैंने अपने लिए बहुत कुछ खरीदा और सारे पैसे दामाद ने ही दिए। आदित्य हमेशा मुझ पर चिल्लाता था, अगर तुम राशन के अलावा कुछ ज्यादा खरीदोगी तो? लेकिन दामाद ने बिना एक शब्द कहे मुझे सब कुछ दिलाया। उनके व्यवहार के कारण कभी कभी मुझे लगता था कि वे मेरा मन जीतने की कोशिश कर रहे हैं। उस रात मैंने मॉल से खरीदा हुआ नाइट ड्रेस पहनी थी। वह ड्रेस देखकर दामाद जी मुझे देखते रह गए और बोले, सासू माँ, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। उस रात भी वे मेरे ही कमरे में ही सोए थे। आधी रात को संयोगवश में अपनी जगह बदलकर उनके पास सटकर सो गई। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैं खुद को उनके बहुत पास पाई थी। फिर मैं तुरंत उठकर दूर हो गई और अपने काम में लग गई। आज भी उन्होंने छुट्टी का दिन काम में लिया था और नाश्ता तैयार कर रहे थे। मैं किचन में बर्तन साफ कर रही थी। अचानक वे मेरे पीछे आए और उन्होंने मेरे कमर पर छुटकी काटी। उनके स्पर्श से मैं मचल उठी और अपना संतुलन खो दिया, जिससे मैं उन पर गिर गई। किचन में ही हम दोनों एक दूसरे के ऊपर एकदम करीब आ गए थे और मेरे हाथ का साबुन उनके चेहरे पर लग गया। यह देखकर मैं हंसने लगी। उन्होंने भी मुझे प्यार भरी नजर से देखा और हंसे। फिर मैंने उनसे पूछा, आपने चुटकी क्यों काटी? उन्होंने जवाब दिया, आपके कमर पर चींटी थी, उसे हटाने की कोशिश कर रहा था। फिर उन्होंने मेरे हाथ का साबुन मेरे चेहरे पर लगाया और फिर हम दोनों हंसने लगे। फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे पीछे से गले लगाया और हमारी दरमियान की सीमा भूलने लगे। थोड़ी देर गले लगने के बाद मुझे कुछ गलत होने का आभास हुआ। तभी कुछ गलत होने से पहले ही हम दोनों दूर हो गए। उस दिन उनकी स्पर्श मेरे मन में बैठ गई। तब मुझे महसूस होने लगा कि दामाद जी मेरी देखभाल कर रहे हैं, जबकि मेरे पति अक्सर मुझे नजरअंदाज कर देते हैं। मेरे दामाद मेरे पति से बहुत ताकतवर और अधिक स्मार्ट थे। फिर उन्होंने मुझे बताया कि वे अच्छी तरह जानते हैं कि एक महिला को खुश कैसे रखना है। आज रात को मेरे पति के घर आने की संभावना थी। वे 9 बजे रात को आए। आते ही सीधे कमरे में चले गए। तब सोने से पहले मैंने एक नई नाइट ड्रेस पहनी थी। उसे देखकर मेरे पति ने पूछा, यह ड्रेस कहाँ से आई? मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास थोड़े पैसे से थे, जिनसे मैंने यह ड्रेस खरीदी। तब आदित्य मुझे शक की नज़र से देख रहे थे, लेकिन अब मुझे उनकी नज़र की परवाह नहीं थी। जिसे अपनी पत्नी की परवाह नहीं, उसकी क्यों परवाह करनी चाहिए? मेरी परवाह जो दामाद कर रहे थे, वे मेरी भावनाओं को समझते थे। मुझे समझ में आया कि वही मुझे फूलों की तरह संभाल सकते हैं। अब इस फूल की खुशबू की परवाह करने वाला दामाद ही होना चाहिए। उस दिन मैं आदित्य से थोड़ी दूर ही रही। अगले दिन आदित्य और दामाद दोनों अपने अपने समय पर ऑफिस के लिए निकल गए। आज भी किचन में काम करते समय मुझे दामाद का ख्याल आ रहा था। तब मुझे ऐसा लग रहा था कि दामाद की तरफ बढ़कर मैं आदित्य के साथ धोखा कर रही हूं। इस सोच के साथ मैंने दोनों की परीक्षा लेने का फैसला किया। मैंने दामाद और आदित्य दोनों को मैसेज भेजा कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरी तबीयत बिगड़ी बिगड़ी सी लग रही है। फिर घर का दरवाज़ा खुला छोड़कर मैं अपने कमरे में चली गई। मैसेज भेजने के 20 मिनट में ही मेरे दामाद घर आ गए।
घर में प्रवेश करते ही वे सीधे मेरे कमरे में आए और मेरी तबीयत चेक करने लगे। तब उनके चेहरे पर मेरी चिंता साफ दिख रही थी। जब वे मुझे चेक कर रहे थे तो अचानक मैं हंस पड़ी। मेरा हंसना देखकर दामाद जी बोले, मजाक करने का समय नहीं है, आपकी तबीयत खराब है? तब उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। चिंता में उन्होंने पूछा, आपको क्या हुआ है? मुझे ठीक से बताइए। तब मैंने दामाद का हाथ पकड़ी और उन्हें पास बिठाई। फिर बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं बस आपकी और आदित्य की परवाह का अंतर देख रही थी। आज आप इस परीक्षा में पास हो गए हैं। तब दामाद जी मेरे बात समझे और फिर धीरे धीरे हम एक दूसरे के करीब आने लगे। हमारी नजदीकियों के बीच में ही अचानक आदित्य कमरे में आ गए। हमें इस तरह साथ देखकर उनके होश उड़ गए। फिर उन्होंने मेरे पास आकर दामाद को जोर से धक्का दिया और बोले, यह सब क्या चल रहा है? तुम अपने दामाद के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें मेरा एक बार भी ख्याल नहीं आया? तब मैंने जवाब दिया, नहीं, मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं आया। जब तुम निशा के साथ होते हो तब तुम्हें अपनी पत्नी का ख्याल आता है। क्या मैंने जानबूझकर तुम्हें और दामाद का एक साथ सेल्फी भेजा था ताकि तुम्हें शक हो? लेकिन शक तब करो जब तुम्हारा अपना चरित्र साफ हो। तुम्हें लगता है कि तुम सही हो तो मेरे और दामाद के संबंध भी सही हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तभी आदित्य चिल्लाकर बोले, कौन सी निशा? तब मैंने उन्हें उनके और उनकी प्रेमिका की तस्वीरें दिखाई। मुझे उनकी सच्चाई पहले से ही पता थी, लेकिन मैं उनके प्यार के लिए चुप थी। मैंने कहा, आदित्य, तुम और कितना झूठ बोलोगे? ऑफिस के काम के बहाने और मीटिंग के बहाने तुम उस लड़की के साथ शहर से बाहर समय बिताते हो, उस पर कितना पैसा खर्च करते हो, लेकिन पत्नी ने कुछ मांगा तो तुम शिकायत करते हो। तुम किस तरह के इंसान हो ये मुझे पता है। फिर भी मैं इस घर में रहकर तुम्हें खुश रखने की कोशिश करती थी। कभी सजती संती थी तो कभी कैंडल लाइट डिनर का आयोजन करती थी। कदाचित मुझसे कुछ गलत हुआ होगा, लेकिन जो प्यार मुझे चाहिए था वह मैं तुम नहीं दे सके। तब मैंने मन में ठान लिया कि अब मैं तुमसे वह प्यार नहीं पाऊंगी। मैं खुद को दोषी मान रही थी, लेकिन दामाद जी ने सही समय पर मुझे सब कुछ सच बता दिया। यह अच्छा हुआ, नहीं तो मैं खुद को दोषी मानकर डिप्रेशन में चली जाती और कुछ गलत कर बैठती। उस कठिन समय में दामाद जी ने मेरी देखभाल किया। हाँ, तुम जो हमें शक की नज़र से देख रहे हो वह नज़र हटाओ। मेरे और दामाद के बीच कुछ भी गलत नहीं है। हम सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने के लिए यह नाटक कर रहे थे। आज जो कुछ तुमने देखा वह भी इसी नाटक का हिस्सा था। अगर तुम मुझे किसी दूसरे मर्द के साथ देख नहीं सकते तो मैं तुम्हें दूसरी औरत के साथ कैसे देख सकती हूँ? आदित्य अब मेरे सामने शर्मिंदा होकर खड़ा था। फिर मैं अपना बैग उठाई और मायके जाने के लिए निकल पड़ी, क्योंकि अब मैं और सहन नहीं कर सकती थी। लेकिन उसने मुझे रोक लिया। उसने माफी मांगी और वादा किया कि आज के बाद वह किसी दूसरी औरत के पीछे नहीं जाएगा और मेरे प्रति वफादार रहेगा। तब मैंने दामाद जी का बहुत धन्यवाद किया, क्योंकि उनकी मदद से मेरा घर बच गया। आजकल कई लोग, चाहे वह पुरुष हो या महिलाएं, अपने अच्छे परिवार के बावजूद बाहर प्रेम में पड़ रहे हैं। यह एक ट्रेंड बन गया है। लेकिन बाहर का व्यक्ति कभी आपको आपके परिवार के सदस्य की तरह नहीं संभाल सकता। वह सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बढ़ती घटनाओं के कारण तलाक के मामले भी बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में किसी भी महिला का तुरंत मायके जाना मतलब अपने पति को स्वतंत्रता देना है। इसलिए परिस्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना चाहिए, चाहे पति कितना भी गलत रास्ते पर चला जाए। एक पत्नी ही उसे सही रास्ते पर ला सकती है। ये हर महिला को समझना चाहिए। संध्या की शादी को 10 साल हो चुके थे। उसका जीवन एक आदर्श गृहिणी की तरह चल रहा था। सुबह जल्दी उठना, पति आरव और बेटे अयान की देखभाल करना। लेकिन पिछले कुछ महीनों से आरव का व्यवहार बदल गया था। देर रात घर आना, बात बात पर झुंझलाना और सबसे ज्यादा उसकी आंखों में अब वो प्यार नहीं था जो कभी था। एक दिन संध्या को पता चला कि आरव का ऑफिस की एक सहकर्मी कृतिका के साथ संबंध है। ये सुनकर वह टूट गई। उसने सोच लिया कि अब वह अपने मायके लौट जाएगी। लेकिन जब उसने अपनी माँ से बात की तो उनकी आवाज में एक दृढ़ता थी। माँ ने कहा, संध्या, परिस्थिति से भागने से समस्या खत्म नहीं होती। आरव का गलत होना सच है, लेकिन तुम उसे वापस सही रास्ते पर ला सकती हो। अगर तुमने हार मान ली तो ये रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। संध्या ने कई रातें जागकर इस बारे में सोचा। उसने तय किया कि वह अपने परिवार को टूटने नहीं देगी।
वह आरव को वापस पाने के लिए एक कोशिश करेगी। अगले दिन से संध्या का रवैया बदल गया। उसने आरव से बात करना शुरू किया। वह उसके काम और तनाव के बारे में पूछने लगी। उसने बिना किसी शिकायत के उसे हर चीज में सहयोग देना शुरू किया। धीरे धीरे आरव की झुंझलाहट कम होने लगी। वह घर में ज्यादा समय बिताने लगा। एक दिन जब आरव ने कृतिका से बात करने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक भ्रम में जी रहा था। संध्या की निष्ठा और प्यार ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि जो वो करने जा रहा था उससे वह अपने ही परिवार को बर्बाद कर रहा है। आरव ने संध्या के सामने अपने किए की माफी मांगी। उसकी आंखों में सच्चाई और पछतावा था। संध्या ने कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया आरव, क्योंकि मैं जानती हूं कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं बल्कि रिश्ते को बचाने का नाम है। आरव ने कृतिका के साथ सारे संबंध खत्म कर दिए और अपने परिवार को प्राथमिकता देने लगा। उनका रिश्ता और मजबूत हो गया। हर रिश्ते में मुश्किलें आती हैं, लेकिन प्रेम और धैर्य से उन्हें सुलझाया जा सकता है। परिस्थिति से भागने के बजाय उसे समझदारी और साहस से संभालना चाहिए। संध्या और आरव का रिश्ता धीरे धीरे फिर से पुरानी खुशियों की ओर लौटने लगा था। लेकिन संध्या के दिल में एक सवाल बार बार उठता था। क्या सच में उसका धैर्य और प्रेम आरव को पूरी तरह बदल पाएगा? क्या वो खुद को उस विश्वासघात से पूरी तरह उबार पाएगी? एक दिन आरव ने उसे बैठाया और कहा, संध्या, मैं जानता हूं कि तुम्हें मुझ पर पूरी तरह से भरोसा करने में वक्त लगेगा। मैंने तुम्हारे प्यार और विश्वास के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, लेकिन मैं अब वादा करता हूं कि तुम्हें कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने दूंगा कि तुम मेरे लिए कम महत्वपूर्ण हो। मैं दोबारा तुम्हें वो आरव बनकर दिखाऊंगा जिसे तुमने दिल से अपनाया था। संध्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आरव, रिश्ते को संभालने के लिए सिर्फ एक का प्रयास काफी नहीं होता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी, हूं और रहूंगी, लेकिन अब तुम्हें भी इस रिश्ते को पूरा सम्मान और समर्पण देना होगा। हमें मिलकर इस प्यार को फिर से वही सुंदर स्वरूप देना है जो पहले था। उसके बाद आरव ने संध्या के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया। वे दोनों हर दिन छोटी छोटी खुशियों को संजोने लगे। कभी साथ बैठकर चाय पीते, कभी पुराने गाने सुनते और कभी अयान के साथ पार्क में समय बिताते। उन पलों में धीरे धीरे दोनों का रिश्ता और गहरा होने लगा। एक दिन संध्या ने अपनी डायरी में लिखा, रिश्ते में आई दरारें प्रेम और धैर्य से भरी जा सकती हैं। परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, जब दोनों तरफ से सच्चाई और प्रयास हो तो कोई भी रिश्ता टूट नहीं सकता। आरव ने भी एक पत्र लिखा जिसे उसने संध्या को दिया। संध्या, तुम्हारे प्रेम ने मुझे मेरी गलतियों का एहसास करवाया। तुमने मुझे गिरने से बचाया और मैं आज जो भी हूं वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हूं। मैं हमेशा इस रिश्ते को अपना सबसे बड़ा गर्व मानूंगा और तुम्हारा सम्मान करूंगा। ये पढ़कर संध्या का दिल भर आया। उसने महसूस किया कि रिश्तों को बचाने की कोशिश तब तक सफल हो सकती है जब तक उसमें सच्चा प्रेम और समर्पण हो। रिश्ते का आधार सिर्फ प्रेम नहीं, बल्कि सहनशीलता, समझ और एक दूसरे को संभालने की नीयत भी होती है। जो रिश्ते को बचाने का प्रयास करता है, वह न केवल रिश्ते को बचाता है, बल्कि अपने जीवन को भी एक नई दिशा देता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।